Students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVM IC Blari. Students, today we are going to study our third chapter of Geography of Class 6, that is Motion of the Earth. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. हमारे पॉइंट्स क्या हैं? हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्यूशन के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं लीप ईयर क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के नेम के बारे में. चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ. चैप्टर का क्या नाम है? मोशंस ऑफ द अर्थ. मोशन कहते हैं किसी भी क्रिया को, जैसे कोई भी चीज मोशन में होगी तो क्या मतलब होगी? वो गति में होगी, गतिमान होगी, किसी तरीके से चल रही होगी, उसे कहते हैं मोशन. अब अर्थ में हमारे दो तरीके की मोशन होती हैं. एक होती है आपकी रोटेशन और एक होती है हमारी रिवॉल्यूशन. जब हमने सेकंड चैप्टर के बारे में वीडियो बनाई थी तो सेकंड चैप्टर में भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था. अब इस चैप्टर में रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. क्यों डिस्कशन करेंगे? क्योंकि इनकी वजह से ही दिन रात होते हैं. रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन्स चेंज होते हैं. तो अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन जो होता है, अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. कितने आवर्स में? 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. लेकिन अगर रिवॉल्यूशन की बात करूं तो रिवॉल्यूशन अर्थ कंप्लीट करती है 365 एंड 1/4 डेज में. या फिर इसे आप और क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं 365 डेज एंड 4 आवर्स. 4 नहीं, यहाँ पर 6 होगा, 6 आवर्स. 365 दिन और 6 घंटे. देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 365 दिन दिखाई दिए, यहाँ पे आपको 24 दिखाई दिया, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि 24 आवर्स क्या होते हैं, कितने टाइम में होते हैं? 24 आवर्स का मतलब हो गया दिन. एक दिन, डे एंड नाइट. एक डे एंड नाइट में कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. अगर 365 डेज से आपको क्या याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है कि भाई एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, 1 ईयर. इतनी चीज आपको समझ में आई? तो आप कह सकते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन इन दोनों की वजह से ही दिन रात होते हैं और इन दोनों की वजह से ही सीजन्स चेंज होते हैं. अब दिन रात कैसे चेंज होते हैं? कुछ घंटे का दिन, कुछ घंटे की रात. 24 घंटे के एक टाइम में, एक 24 घंटे के ड्यूरेशन में दिन भी हो जाता है, रात भी हो जाती है. तो रोटेशन की वजह से ही क्या होते हैं? दिन और रात. रोटेशन की वजह से ही क्या होंगे? दिन और रात. अब बात करते हैं मौसम चेंज होने की. मौसम कैसे चेंज होता है? हमारा जो वेदर का कोई भी फिनोमेना है, मौसम कैसे चेंज होता है? मौसम चेंज होने में क्या एक दिन में ही मौसम चेंज हो जाता है? आज अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और कल को कि आप स्वेटर पहन कर आएंगे. हमारे यहाँ इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती ना. तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती तो सीजन्स को चेंज होने में टाइम लगता है. 2 से 3 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम. जैसे विंटर सीजन है, समर सीजन है, ऑटम है, ठीक है, स्प्रिंग है. तो ये सारे जितने भी सीजन्स हैं इनको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है. मान लो 2-3 महीने गर्मी रही, 4-5 महीने गर्मी रही, फिर 2-3 महीने बारिश का टाइम आया, ऐसे ही करके पूरा साल निकल जाता है. अगले साल फिर वही प्रक्रिया चलती है. तो हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन्स चेंज होते हैं. सीजन्स चेंज होते हैं. सीजन्स कौन कौन से? जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, आपका स्प्रिंग हो गया, और एक हो गया ऑटम. ऑटम, ठीक है जी. विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम. विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये 4 तरीके के सीजन्स हैं. सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है. अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आए कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है और मौसम में कैसे चेंज आता है. लेकिन उन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम किस बारे में डिस्कस करेंगे? लीप ईयर के बारे में. लीप ईयर कैसा होता है? देखिए बच्चों, हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं,
आप खटाक से बोल दोगे 365 डेज। क्या बोल दोगे? 365 डेज बोल दोगे। जाहिर सी बात है आप बोलोगे, हर कोई ऐसे ही बोलेगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, हर कोई यही बोलेगा। लेकिन अर्थ एक रिवॉल्यूशन करने में सन का कितना टाइम लेती है? वो लेती है 365 डेज और 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स कहाँ जाएंगे? ये 6 आवर्स कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है, नहीं है? तो एक साल में जब आपके 365 दिन हैं, अगले साल भी कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। उससे नेक्स्ट ईयर भी कितने होंगे? 365 डेज ही होंगे। लेकिन जो चौथा साल जो आएगा, 4th ईयर, उसमें 366 डेज होंगे, 366 दिन। देखो 366 दिन कैसे? अब आप अगर कंफ्यूज हो कि 366 दिन तो साल में होते ही नहीं है, तो आपने देखा होगा कि फरवरी जो होती है वो आपका जनरली कितने दिन की होती है? 28 डेज होते हैं फरवरी में। लेकिन हर चौथे साल फरवरी में आपको कितने दिन देखने को मिलेंगे? फरवरी में आपको 29 डेज देखने को मिलेंगे। कितने दिन देखने को मिलेंगे? 29। अब जिस साल फरवरी में 29 डेज हो, उसी साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। उसी साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई? मैंने बताया लीप ईयर क्या होता है। देखो, अर्थ को सन का रिवॉल्यूशन करने में, अर्थ को सन का रिवॉल्यूशन करने में लगते हैं 365 डेज 6 आवर्स, 6 घंटे। अब लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में हम मान के चलते हैं सिर्फ 365 डेज, सिर्फ 365 दिन होते हैं। तो वो 6 घंटे जो बचे वो कहाँ पड़ जाएंगे? अब 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, 3 साल में 18 घंटे हो गए, चौथे साल में फिर 6 घंटे 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे से एक दिन बन गया, तो इस 365 में एक दिन और जोड़ दिया, 366 दिन का टाइम हो गया। और यही टाइम हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। यही टाइम हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा हमारे रोटेशन के बारे में और रिवॉल्यूशन के बारे में। देखिए बच्चों, रोटेशन कैसा होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। जैसे ये हमारा ग्लोब है, इस तरीके से ग्लोब रखा हुआ है। ग्लोब कैसा होता है? हल्का सा टिल्टेड होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है। मतलब अर्थ जो होती है हमारी हल्की सी झुकी हुई होती है एक तरफ को। और रोटेट कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ को। वेस्ट की इधर ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। इधर वाली डायरेक्शन वेस्ट, इधर वाली डायरेक्शन ईस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ। अब कैसे रोटेट करेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये किधर को मूव कर रहा है? इधर की तरफ को मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में। देखो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर मैं उल्टा घुमाऊं तो ये कौन सी हुई? ये ईस्ट टू वेस्ट हुई। लेकिन हमारी अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव नहीं करती है। रोटेट कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। देखो अब ये अपने एक्सिस पर घूम रही है, अर्थ है अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है, और ये अपनी जगह रहकर ही घूम रही है। इसे हम कहते हैं रोटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लो है बीच में कोई सन है, इधर बीच में सन है, या फिर मुझे सन मान लो थोड़ी देर के लिए, और अगर ये अर्थ एक तो ऐसे घूमेगी, ऐसे रोटेशन करेगी, और ऐसे घूमते घूमते मेरे चारों तरफ घूमे, ठीक है, चारों तरफ घूमती रहे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रिवॉल्यूशन। जब अर्थ चारों तरफ घूमे किसी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई? ऐसे घूमे रोटेशन, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमे ऐसे करके, मतलब रोटेशन भी करती रहे और सन के चारों ओर भी घूमती रहे, सन के चारों ओर भी घूमती रहे। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम रिवॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने बात करी रोटेशन के बारे में, और अभी तक हमने बात करी रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, रोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। और रिवॉल्यूशन, अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन कहलाएगा। रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे का समय लगता है। और रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स। रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आता है। रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आता है। अब हमने रोटेशन डिस्कस कर लिया, रिवॉल्यूशन डिस्कस कर लिया, और हम डिस्कस कर चुके हैं क्या?
लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा ईयर? जिस साल फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 डेज होंगे, और 29 डेज के होंगे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। किसके बारे में? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। ये हमारी अर्थ है, मान लिया इधर ये एक बड़ा सा सन है, सन की लाइट आ रही है, तो सेंटर से एक लाइन गई, इसे हम बोलेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। लेकिन यहां पर समझने की बात है, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? आपने जब साइंस में आप पढ़ोगे, साइंस में होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इल्यूमिनस भी कुछ कुछ ल्यूमिनस से ही बना है। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? अर्थ का वो हिस्सा, अगर मैं अर्थ को बीच में से दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो एक भाग ऐसा होगा जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, और एक भाग ऐसा होगा जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होगी, जहां पर रात होगी। एक पार्ट मेरा ऐसा होगा जहां पर क्या होगा? दिन होगा, लेकिन एक पार्ट ऐसा भी तो होगा जहां पर क्या होगी? नाइट होगी। मानेंगे इस बात को? एक पार्ट में दिन होगा, दूसरे पार्ट में क्या होगी? नाइट होगी। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? अर्थ के बिल्कुल बीच से हमने एक लाइन खींच दी और उसे हमने क्या बोला? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ होते हैं? अब देखो, अगर आप अर्थ को देखोगे, ये मान लो ये हमारी अर्थ है, ये ऐसे रखी हुई है, तो नॉर्थ पोल तो इस जगह है। अर्थ कैसी है? हल्की सी झुकी हुई है, स्लेंटेड है। नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरीके से होंगे। ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? साउथ पोल। ये वाला नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। तो ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब सूरज की रोशनी ऐसी तो पड़ेगी। सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो नॉर्थ पोल तो पूरा, सूरज की रोशनी कहां तक पड़ रही है? यहां तक पड़ रही है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन तक, आधी धरती तक। लेकिन जब धरती हमारी झुकी हुई है तो सूरज की रोशनी इस पार्ट में जाएगी, इस पार्ट में जाएगी, इधर वाले पार्ट में ज्यादातर। मान लो इस पार्ट में ज्यादा गई तो नॉर्थ पोल पे लाइट है नहीं है? नॉर्थ पोल तो लगातार लाइट में है, लेकिन क्या साउथ पोल पे लाइट है क्या? साउथ पोल पे तो सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि हमारी जो अर्थ है, रोशनी नहीं पहुंच पाने का कारण क्या है? अर्थ क्या है? झुकी हुई है। अब सामने से सूरज की लाइट आई, आप घर पर एक एक्सपेरिमेंट करना, उस एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कोई फुटबॉल लेना, आपके घर में रखी हो, थोड़ी बड़ी हो, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, या अगर आपके घर पे ग्लोब है तो बहुत ही अच्छा। ऐसा एक ग्लोब लेना, रूम की सारी लाइट बंद करना और यहाँ से लगाना टॉर्च। यहाँ पे क्या लगाना? टॉर्च। जब यहाँ से आप इधर को टॉर्च मारेंगे तो आप देखेंगे कि इधर नॉर्थ पोल पर तो लाइट है, बीच में भी लाइट है, लेकिन जब नीचे वाला साउथ पोल जो है ना, इधर यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। साउथ पोल पर क्या है? बिल्कुल भी अंधेरा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर बात करी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? अर्थ के बीच से एक ऐसा हिस्सा जहाँ आधे हिस्से पर लाइट हो, आधे हिस्से पर लाइट नहीं हो, उसे हमने क्या बोला? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला। क्या बोला हमने? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हैं जो आपकी किताब से ही ली गई है। आपकी बुक में फिगर 3.1 है और एक फिगर 3.2 है, और आपको इस इमेज में ये दोनों फिगर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, और इन दोनों फिगर को आप अच्छे से देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें फिगर 3.1 के बारे में, अगर मैं बात करूं फिगर 3.1 के बारे में, तो फिगर 3.1 में आप एक सर्किल देखेंगे। ये सर्किल हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और अर्थ हल्की सी झुकी हुई है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा टिल्टेड टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है। और बिल्कुल बीच वाली जो लाइन है, हल्की सी डॉट डॉट करके जो दिखाई गई है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, यही है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसी को कहते हैं। अब आप देखेंगे फिगर 3.2, जिसके नीचे लिखा हुआ है डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। अब इस इमेज से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अर्थ पर डे और नाइट कैसे होते हैं। अर्थ पर डे और नाइट कैसे होते हैं, इस इमेज से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इस इमेज को समझने से पहले मैं आपको एक बार और दिखा दूं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या बात करी थी
अर्थ ऐसे करके रोटेट करती है। अब मान लो यहां से सामने से सन की लाइट आ रही है, इधर से सामने से सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट अब इस जगह है, लेकिन अर्थ तो लगातार घूम रही है। अब जब अर्थ इतना घूमी, सन की लाइट यहाँ आ गई, थोड़ा और घूमी, सन की लाइट यहाँ पर, तो जिस जगह घूमती जाएगी सन की लाइट तो उधर आती जाएगी। अब यहाँ पर अगर सन की लाइट आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह तो अंधेरा होगा। लाइट अगर यहाँ आ रही है तो अंधेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। और हमने बात करी कि अर्थ कैसी है, टिल्टेड है। अब अर्थ अगर झुकी हुई है, कि नॉर्थ पोल पर अगर अर्थ झुकी हुई है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ऐसे करके मान लो अर्थ झुकी हुई है, तो लाइट यहाँ पड़ेगी। एक तो ये नॉर्थ पोल पे पड़ेगी, नॉर्थ पोल से थोड़ा आगे तक भी पड़ेगी, इस वाले एरिया में भी। लेकिन क्या इस एरिया में नीचे साउथ पोल पे लाइट पहुंचेगी? लाइट तो इतने एरिया में पहुंचेगी, इधर वाले एरिया में क्या होगा, अंधेरा होगा। अब इस इमेज से आप और अच्छे से समझ पाएंगे, इस इमेज को आप देखेंगे जरा। तो इमेज में बीच इधर साइड में रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है सन को, और उसके अलावा आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो एरिया जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच पा रही है, और ब्लैक या डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है साउथ पोल को, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे आधे हिस्से पर लाइट पहुंच पा रही है, आधे हिस्से पर नहीं पहुंच पा रही। नॉर्थ पोल पूरा कवर है लेकिन साउथ पोल नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस के बारे में, और हम बात करेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। उससे पहले आप एक चीज समझिए, ये हमारा अर्थ है, बिल्कुल सेंटर से लाइन कौन सी आती है, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी अर्थ कैसी होती है, टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है, मतलब इस तरीके से हल्की सी टिल्टेड है। जब अर्थ हमारी टिल्टेड है तो क्या इस तरीके से दिखाना ठीक रहेगा? इस तरीके से दिखाना ठीक नहीं रहेगा। कारण जानिए क्यों। अर्थ तो यही रही। अब अगर नॉर्थ पोल टिल्टेड होने की वजह से यहां पर है और साउथ पोल टिल्टेड होने की वजह से यहां पर है, नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, तो क्या ये वाली लाइन टिल्टेड नहीं होंगी? अब इक्वेटर कैसे होगा, ऐसे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे होगा, ऐसे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसे होगा, ऐसे। तीनों लाइनें टिल्टेड हो गई। ठीक है जी। अब बात आती है इस इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बहुत ध्यान से समझना, ये जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं बड़े बड़े बच्चों से भी नहीं आती, समझ में ही नहीं आती लोगों के। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इक्वेटर से ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल। इक्वेटर से नीचे हमारा क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है। अब मान लीजिए इधर से पड़ रही है, ये हमारा है एक सन। अब सन की लाइट आई, तो सन की लाइट 21 जून को, 21 जून का जो टाइम होता है, तो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहां पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इस जगह लाइट पड़ेगी सीधे, इस एरिया में, इतने में सीधी लाइट कहां पड़ी, फोकस कहां हुआ, फोकस हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले एरिया में, और कुछ लाइट इधर भी जाएगी, कुछ लाइट इधर भी जाएगी। तो क्या साउथ पोल पर लाइट जाएगी, साउथ पोल पे होगा बिल्कुल क्या, डार्कनेस, अंधेरा। साउथ पोल पे क्या होगा, अंधेरा। ये बात है 21 जून की। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो ये हमारा साउथ पोल है, 22 दिसंबर को क्या होता है, साउथ, एक तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब इक्वेटर से ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। अब 22 दिसंबर के आसपास क्या होता है, सन की जो लाइट पड़ती है वो सीधे कहां पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी तो साउथ पोल पे हमारी लाइट पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी इधर, और नॉर्थ पोल पे लाइट पहुंचेगी क्या, नहीं पहुंचेगी, नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पहुंचेगी। तो ये 22 दिसंबर के आसपास का टाइम होता है। तो जब
ध्यान से सुनना, जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़े नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वो टाइम कहलाता है समर सॉल्स्टिस। क्या कहलाता है? समर सॉल्स्टिस। और जब सूरज की रोशनी विंटर सॉल्स्टिस कब होगा? जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़े, तो वो कहलाता है विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पे आता है इक्विनॉक्स। जब सूरज की रोशनी बिल्कुल इक्वेटर पे पड़े, ठीक इक्वेटर पे पड़े, ना ही तो नॉर्थ पोल पे ज़्यादा पहुंचे ना साउथ पोल पे ज़्यादा पहुंचे, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है 21 जून को ही। और क्या मनाया जाता है? हमारे यहाँ योग दिवस मनाया जाता है। अब आप इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे एक इमेज की मदद से, एक पिक्चर की मदद से। पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस इमेज में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आप आ जाइए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आकर आपको एक ग्लोब बना हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थ का सरफेस दिखाई दे रहा है, और अर्थ को थोड़ा टिल्टेड दिखाया गया है, बीच में दिखाया गया है सन को। अब सन से जब आप लेफ्ट की तरफ को देखेंगे तो सनलाइट जाएगी, तो सनलाइट जाके सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? सनलाइट पड़ेगी ज़्यादातर नॉर्थ पोल पर पड़ेगी, और यहाँ पर इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में ज़्यादातर सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी। और इसी समय को क्या कहा जाता है? समर कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। लेकिन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पहुँचेगी, सूरज की रोशनी पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँचेगी, तो उसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा। जब सूरज की रोशनी पड़ेगी जहाँ पर, वहाँ पर गर्मी, और जहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ेगी वहाँ पर ठंड। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा? विंटर होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से थोड़ा और चल के आए, अर्थ अपने रिवॉल्यूशन पे और आई, तो 23 सितंबर के टाइम का, 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटम सीजन आता है, स्प्रिंग। तो 23 सितंबर को क्या होता है? सूरज की रोशनी आधे हिस्से पे पड़ती है अर्थ के, और आधे हिस्से पे नहीं पड़ती है, तो बराबर जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ से बराबर जाती है। अब ऐसे ही आप अगले में देखते हैं, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल अपने राइट हैंड साइड पे 22 दिसंबर को दिखाया गया है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं फिर से 21 मार्च को इक्विनॉक्स है, जिसे स्प्रिंग सीजन होता है, वो होता है आपका 21 मार्च को। तो इस तरीके से आप आज का ये चैप्टर समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।